चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के चैप्टर की व्याख्या भी हमने अच्छे से पढ़ ली है और पिछली क्लास में हमने इसके पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम अभ्यास के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बाकी क्लासेस की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है। सूत्र किसका है? एथेन का। देखो, अगर एथेन की हम संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगी? यहां पर 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन और हाइड्रोजन ये हो गए 6, 3 इस कार्बन पर और 30 इन कार्बन पर। तो ये कुछ इस तरह संरचना बनेगी। तो टोटल देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन सतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। देखो यहां पर क्या लगा हुआ है? ब्यूटेनॉन। क्या लगा हुआ है? नॉन। और नॉन किसका होता है? नॉन होता है कीटोन समूह का। किसका होता है? कीटोन समूह का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? जब हम देखते हैं कि कभी कभार हम खाना बनाते समय जो बर्तन है उस बर्तन का नीचे वाला भाग काला हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका कारण हो जाएगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऐसी स्थिति में बर्तन का नीचे वाला भाग क्या पड़ जाएगा? काला पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। ठीक है, तो देखें जो CH3Cl है इसमें क्या है? 3 हाइड्रोजन परमाणु है, कार्बन के एक परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़े हैं। ठीक है, और एक क्या है? एक क्लोरीन परमाणु है, वो भी कार्बन के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगी। हमारे पास ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 और ये क्लोरीन। कुछ इस तरह इसकी संरचना बन जाएगी। तो हम कहेंगे कि यहां पर जो कार्बन परमाणु है वो 3 हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु के साथ एकल आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इनकी हमें क्या करनी है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। पहला है एथेनोइक अम्ल। तो देखें एथेनोइक अम्ल की संरचना कुछ इस तरह होगी। सूत्र क्या है? CH3COOH। क्या है? CH3COOH। अब देखो यहां पर कौन सा समूह है? COOH समूह है। ठीक है, कौन सा समूह है? COOH समूह, यानी कि कार्बोऑक्सिलिक समूह। तो कार्बोऑक्सिलिक समूह हमने कुछ इस तरह जोड़ दिया, जिसमें एक ऑक्सीजन डबल आबंध के द्वारा जुड़ा होगा और एक ऑक्सीजन सिंगल आबंध के द्वारा। तो यहां पर कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और एक इस कार्बन के साथ, तो इसकी 4 संयोजकता पूरी होगी। फिर ये वाला कार्बन देखो 2 ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ 3 और एक इसके साथ 4। तो इस प्रकार दोनों कार्बन अपनी सतु संयोजकता को पूरी करेंगे। यानी यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की और इस ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस ऑक्सीजन के साथ करेगा। इस प्रकार ये अपनी संयोजकता पूरी करेगा। वही बात यहां पर चित्र में समझाई हुई है। ठीक है, अब मैं चित्र को बार बार यहां पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने चैप्टर में अच्छे से इसकी व्याख्या कर ली थी। तो अगर आपने चैप्टर वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले, ताकि आपको ये समझने में कोई दिक्कत ना आए। अगर मैं यहां पर ये चीजें समझाने बैठ गया तो क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं यहां पर नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखें। H2S हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और एक सल्फर का परमाणु। तो देखें हाइड्रोजन और सल्फर दोनों ही एकल आबंध को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एकल संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और सल्फर का कितना है? 16। तो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6।
तो जो सल्फर है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके पूरी करेगा, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। देखो ये सल्फर है, सल्फर के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 1 5 और 1 6। एक की साझेदारी इसने हाइड्रोजन के साथ कर ली यहां पर, तो हो गए 7, और एक की साझेदारी यहां पर कर ली तो कितने हो गए 8। ठीक इसी तरह हाइड्रोजन के बाहरी कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने देखो यहां पर 1 से साझेदारी कर दी तो इसके भी 2 पूरे हो गए, और इस हाइड्रोजन ने भी यहां से साझेदारी कर दी तो इसके भी 2 पूरे हो गए। यानी कि जो सल्फर परमाणु है वो हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या बनाता है, H2S बनाता है। चलिए तीसरा है प्रोपेनॉन। देखो क्या लिखा हुआ है पीछे, नॉन, नॉन मतलब कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, और प्रोप का मतलब क्या होता है, कार्बन के 3 परमाणु हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा कुछ इस तरह, देखो यह सूत्र है CH3 CO CH3, ये इस तरह, ठीक है, CH3 CO CH3, ये किसका सूत्र है, प्रोपेनॉन का, क्योंकि यहां पर देखो किसका कौन सा समूह है, यहां पर ये कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रोप प्लस ऑन क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। तो जैसा कि हमें संरचना दिख रही है, ये वाला कार्बन तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस कार्बन के साथ करेगा। देखो ये वाला कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होंगे, एक की साझेदारी इसने इस हाइड्रोजन से कर दी, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो 4 पहले से थे और 4 की साझेदारी कर दी, 8 पूरे हो गए इसके। अब इस कार्बन की बारी आती है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहां से कर ली, एक यहां से 2, और बाकी 2 की साझेदारी इसने यहां से कर ली, तो कितने हो गए 4, और 4 पहले से इसके अंदर मौजूद थे, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। चलिए ठीक इसी तरह इस कार्बन ने भी एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहां से कर दी, एक की यहां से, एक की यहां से और एक यहां से, इसके भी 4 की साझेदारी कर दी, और 4 पहले से मौजूद थे, तो इस प्रकार इसके भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। तो ये आपको संरचना दिख रही होगी। यहां पर जो सिंगल लाइन है वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी एकल आबंध को दर्शा रहा है, वही ये 2 लाइन ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को दर्शा रहा है। अगला देखें इसी का चौथा, वो हमें संरचना बनानी है F2 की। F2 का मतलब है, F का मतलब है यहां पर फ्लोरीन, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 और 7, ठीक है। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, और क्या बनाएंगे F2 अणु बनाएंगे। वही दिखाया हुआ है, देखो यहां पर इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, एक की साझेदारी इसने यहां से कर ली, तो इसके भी 8 पूरे हो गए, और इसने भी अपनी एक साझेदारी यहां से कर ली, तो दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या बनाते हैं, F2 अणु बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 5वां प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं 6ठा प्रश्न, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए समजातीय श्रेणी क्या होती है, तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का अगर प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। हमें पता है कि जो कार्बन श्रृंखला होती है उसमें कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल आबंध द्वारा जुड़ा होता है। अब अगर कोई दूसरा परमाणु या कोई दूसरा प्रकार्यात्मक समूह उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और उसकी जगह कार्बन के साथ आबंध बनाता है, तो फिर ऐसी श्रृंखला को या ऐसी श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसके 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। कितना होता है, CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जैसे मैं बात करूं एल्केन की, तो एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2। तो यहां पर देखो एल्केन समूह के सदस्य जैसे मीथेन, तो CH4 एथेन C2H6, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, CH2 का, ठीक है। फिर हम बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन C3H8, तो इनके और इसके बीच में कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है। आगे हम बात करें ब्यूटेन की, C4H10, तो प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में भी अंतर कितना होगा, CH2 का। तो ये कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा समूह ऐड कर रहे हैं, तो सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का प्रकार्यात्मक समूह समान होता है। देखो यहां पर सबके साथ कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा समूह प्रतिस्थापित करेंगे जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा।
इसीलिए उनके रासायनिक गुणधर्मों में अंतर नहीं होता। ठीक है, एक संजातीय श्रेणी में उसके साथ जुड़ने वाला जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसी कारण से उसके रासायनिक गुणधर्मों में कोई अंतर नहीं होता। इन सभी को एक समान सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कार्बन के साथ अगर एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह अलग अलग तरीकों से जुड़ा हुआ है तो उसे हम एक ही सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं प्रकारात्मक समूह एल्कोहल की, ठीक है, एल्कोहल क्या होता है, OH, तो इसका सूत्र क्या होगा, CnH2nOS। अब चाहे कोई भी अल्कोहल हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हो, उसका सूत्र सदैव होगा CnH2n+1OH। ठीक है, और यहां पर भी सभी सदस्यों के बीच में कितना अंतर होगा, CH2 समूह का अंतर होगा। जैसे उदाहरण देखो CH3OS, तो ये क्या है, ये है मेथेनॉल। क्या है, मेथेनॉल। यहां पर देखो कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, OH। फिर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर देखो कार्बन के कितने समूह है, 2 है कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इन सब का जो सूत्र है वो यही सूत्र है, देखो CnH2n+1OH। देखो कितना है, C1, 1 का डबल 2, 2+1 3, तो C1H3OS। फिर C2, 2 का डबल 4 + 1 5, तो C2H5OH। फिर C3, तो C3H कितना होगा, 7OH। तो चाहे अब प्रकार्यात्मक समूह किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हो, उसका सूत्र सदैव क्या होगा, एल्कोहल के लिए CnH2n+1 2OH। ठीक है, तो जब भी कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन किसी दूसरे प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, ठीक है, एक जैसे, अलग अलग नहीं, ठीक है, एक जैसे प्रकारात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो इस प्रकार बनने वाली श्रृंखला को समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल, एथेनॉल मतलब C2H5OH, और एथेनोइक अम्ल CH3COOH में आप कैसे अंतर करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुणधर्मों की। तो एथेनॉल की गंध कैसी होती है, अभिलाक्षणिक एल्कोहली होती है। एल्कोहली का मतलब है कुछ थोड़ी नशीली टाइप की। आपने देखा होगा शराब की गंध कैसी होती है, काफी दूर से भी पता चल जाती है। वही एथेनोइक अम्ल की गंध कैसी होती है, तीव्र होती है। आपने देखा होगा अम्ल की गंध कैसी होती है, थोड़ी तीव्र। तीव्र का मतलब थोड़ी ऐसे कैसे, मतलब जैसे नाक को बहुत जैसे जलन टाइप होने लगती है, उस तरह की होती है, तीव्र टाइप की। फिर हम बात करें दूसरा गुण, एथेनॉल का जो गलनांक है 156 केल्विन है। गलनांक का मतलब क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। तो एथेनॉल का गलनांक कितना होता है, 156 केल्विन। वही हम बात करें एथेनोइक अम्ल का, तो इसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 290 केल्विन। कितना होता है, 290 केल्विन। यहां पर ये क्वथनांक नहीं है, ये गलनांक ही है, ठीक है, ये गलती से प्रिंट हो गया है। एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक है वो कितना होगा, 290 केल्विन। तीसरा बिंदु है एथेनॉल का क्वथनांक कितना है, 351 केल्विन। क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्पों में बदलता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, क्वथनांक ताप। तो एथेनॉल का क्वथनांक कितना है, 351 केल्विन। वही बात करें एथेनोइक अम्ल की, तो इसका क्वथनांक है 391 केल्विन। तो इस प्रकार दोनों के भौतिक गुणों में क्या है, अंतर है। आगे हम बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों की। तो एथेनॉल लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं करता, यानी एथेनॉल को अगर हम एथेनॉल के अंदर अगर हम लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो ये लिटमस पेपर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दर्शाता। वही देखो एथेनोइक अम्ल, ये अम्ल है, अम्ल क्या करेंगे, नीले लिटमस को लाल में बदल देंगे। ठीक है, दूसरा बिंदु है एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या है, Na2CO3। तो Na2CO3 से कोई क्रिया नहीं करती, कौन, एथेनॉल। वही एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में काफी अंतर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। जब साबुन को जल में डाला जाता है
तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? यह हमें बताना है। तो साबुन को जल में डालने पर क्या बनता है? मिसेल या झाग बनता है, क्योंकि साबुन को जब जल के अंदर घोला जाता है तो साबुन क्या हो जाता है? साबुन का आयनन हो जाता है और इसके दो भाग हो जाते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला भाग और एक ऋणात्मक सीरा। जैसा कि हमने पढ़ा था RCOONA, ये क्या है? साबुन है। जब इसको जल में घोला जाएगा तो इसका आयनन होगा, तो RCOO- और Na+, ये दो भागों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। फिर ये जो वाला भाग था इसके दो भाग हो जाते हैं, ये एक R वाला भाग यानी हाइड्रोकार्बन वाला भाग और दूसरा एक ये ऋणात्मक भाग। तो इसको हम कह रहे थे हाइड्रोकार्बन भाग या पूंछ वाला भाग, जो कैसा होता है? जल विरोधी। जल विरोधी का मतलब ये जल के अंदर नहीं घुलेगा लेकिन तेल के अंदर घुलेगा। वही दूसरा भाग था ध्रुवीय भाग, जो क्या था? जल रागी, यानी कि ये जल के अंदर तो घुलेगा लेकिन तेल के अंदर नहीं घुलेगा। अतः जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जल रागी भाग क्या हो जाता है? जल रागी भाग ऊपर आ जाता है और जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो उस तेल की बूंद के अंदर घुल जाता है। अतः वे साबुन के अणुओं के सिर को चारों ओर से घेर कर क्या करते हैं? गुच्छों का निर्माण करते हैं। हमने पढ़ा था मिसेल संरचना कि जब साबुन को किसी भी कपड़े पर रगड़ा जाएगा तो बूंद के चारों ओर कुछ इस तरह की मिसेल संरचना बन जाएगी। ठीक है, ये तेल की बूंद को चारों तरफ से क्या करेंगे? घेर लेंगे। इस तरह की संरचना हमने अध्याय के दौरान पढ़ी थी, जिसे हम क्या कह रहे थे? मिसेल संरचना कह रहे थे, जिसमें जो Na+ वाला भाग था वो यहां पर रहता है। ठीक है, इसका हाइड्रोकार्बन वाला भाग इस तेल की बूंद के अंदर घुल जाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर मौजूद होता है, पानी के अंदर मौजूद होता है, जबकि जो ध्रुवीय भाग है वो जल से बाहर मौजूद होता है। ठीक है, और इस प्रकार किसका निर्माण होता है? मिसेल या झाग का निर्माण होता है। अब हम बात करें एथेनॉल की, कि एथेनॉल को अगर हम दूसरे विलायकों में घोल दे या जल के अंदर घोल दे तो क्या यह मिसेल का निर्माण करेगा? तो हम कहेंगे एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, यानी कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, और इसको अगर हम जल के अंदर घोलेंगे तो इसका आयनन नहीं होगा। ठीक है, यानी ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन में नहीं बटेगा। इस कारण से ये साबुन के साथ या जल के साथ किसी भी प्रकार के झाग का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि ये ध्रुवीय विलायक नहीं है, यानी इसका आयनन नहीं हो सकता। इस कारण से ये मिसेल का निर्माण नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? इसका कारण हमें बताना है। तो देखें, कार्बन और उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और इसका दहन भी नियंत्रित करना भी क्या है? सरल है, और साथ ही इनका ज्वलन ताप भी सामान्य ही होता है। अतः इनके यौगिक को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। हमने देखा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली लौ के साथ बिल्कुल श्वस ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसके उदाहरण की, तो जब मेथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। साथ ही जल और उष्मा एवं प्रकाश का पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? उष्मा व प्रकाश का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। अतः हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। हालांकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर कार्बन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता। इसी वजह से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या अन्य इसके यौगिकों का ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अब देखो, कठोर जल, अगर हम बात करें कठोर जल की, तो कठोर जल में साबुन कार्य नहीं करता। उसका कारण हमने क्या पढ़ा था कि जब कठोर जल के अंदर साबुन का उपयोग किया जाता है तो साबुन में मौजूद जो सोडियम आयन है, वो सोडियम आयन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन के द्वारा क्या हो जाता है? मैग्नीशियम आयन के द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है, प्रतिस्थापित कर लिया जाता है, और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अघुलनशील लवण या अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है,
और इसी कारण वहां पर किसका निर्माण होता है, सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है, और इस कारण से साबुन कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता। जैसी अभिक्रिया आपको दिख रही है, ये साबुन है, जब साबुन की अभिक्रिया कठोर जल के साथ होगी तो कठोर जल में क्या होते हैं, या तो मैग्नीशियम लवण या कैल्शियम लवण। ये क्या करेंगे, इस सोडियम को प्रतिस्थापित कर लेंगे और क्या बनाएंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन बना लेंगे। ठीक है, वसीय अम्लों के कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन बना लेंगे, और इस कारण से ये क्या है, ये एक प्रकार का अघुलनशील लवण है, और ये अघुलनशील लवण किसका निर्माण करता है, सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है। अतः जो साबुन है वो कठोर जल में कार्य नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, यदि आप लिटमस पेपर चाहे वो लाल या नीला हो से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। अगर हम लिटमस पेपर की साबुन के साथ जांच करें तो इसका परीक्षण क्या होगा। तो देखो हमें पता है कि जो साबुन है वो कौन सी प्रकृति का होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अतः यह लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, पहले हम वो देखते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग करके क्या बनाते हैं, संतृप्त यौगिक बनाते हैं, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जब कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्वितीय आबंध होता है या कार्बन और कार्बन के बीच में त्रि आबंध होता है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होगा। तो इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण या फिर संकलन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। और इसी प्रक्रिया का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में भी किया जाता है। जब वनस्पति तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, वनस्पति घी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए जैसे कुछ ये इसी बात को मैंने यहां पर फिर से समझाया है। देखो यहां पर ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा है, डबल आबंध है। तो जब इसकी अभिक्रिया निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, और क्या बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहां पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध है। और उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही उस अभिक्रिया की दर को कम या बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग कहां किया जाता है, तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण में। उम्मीद करता हूं आपको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, दिए गए हाइड्रोकार्बनों C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होगी। तो अभी देखो हमने पढ़ा था कि संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया केवल उसमें ही होती है, किसमें, जब कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्वि आबंध हो या कार्बन और कार्बन के बीच में त्रि आबंध हो, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संकलन अभिक्रिया किसमें होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है। तो हमें पता लगाना है कि यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो देखो यहां पर ये किसका सूत्र है, ये एथेन का एथेन का सूत्र है C2H6। तो एथेन क्या है, एथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें नहीं होगी। फिर ये मेथेन, ये किसका सूत्र है, प्रोपेन का, तो प्रोपेन भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी नहीं होगी। फिर ये देखो ये किसका सूत्र है, प्रोपीन का, तो प्रोपीन में होगी। तो पहला हो जाएगा C3H6, इसमें होगी, और दूसरा होगा C2H2। ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अतः इनमें अभिक्रिया होगी। और इसमें और मेथेन भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो संकलन अभिक्रिया केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही होती है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न है, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। यानी कि हमें संतृप्त यानी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल आबंध और असंतृप्त यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल आबंध या ट्रिपल आबंध के बीच रासायनिक अंतर को समझाने हेतु क्या करना है, एक परीक्षण करना है। तो देखें, मक्खन संतृप्त और खाद्य तेल क्या है, असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो वनस्पति तेल होता है वो कैसा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि जो मक्खन है वो क्या है, वनस्पति घी या वनस्पति वसा का उदाहरण है, और वो कैसा होता है, वो संतृप्त होता है। इनमें ब्रोमीन जल कड़े सहायता से अंतर किया जा सकता है, यानी कि ब्रोमीन जल की सहायता से क्या किया जा सकता है, इनमें अंतर किया जा सकता है। मक्खन और तेल को क्या करें, सबसे पहले गर्म करें। हमें क्या करना है, संतृप्त और असंतृप्त के बीच में अंतर करना है कि ये संतृप्त है और ये असंतृप्त है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मक्खन और तेल दोनों को गर्म करेंगे। अब इनमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालेंगे। क्या करेंगे, कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालेंगे। मक्खन में कार्बनिक यौगिक है, इसी प्रकार तेल में डालने पर ब्रोमीन जल का रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तेल में ब्रोमीन जल को डालने पर ब्रोमीन जल का रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अतः यह क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और अगर ब्रोमीन जल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब वो क्या है, वो कार्बनिक यौगिक यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आया समझ में। हम मक्खन और तेल दोनों को गर्म करेंगे और उसमें क्या डालेंगे, ब्रोमीन जल। यदि ब्रोमीन जल के रंग में कुछ परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और अगर रंग में परिवर्तन नहीं होता तो हम कहेंगे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। अब यह प्रश्न मैंने चैप्टर के दौरान पूरी एक अलग से क्लास ली थी, और उस पूरे अलग से क्लास में इस चैप्टर को मैंने अच्छे से समझाया था कि साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं और वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो यहां पर मैं इस टॉपिक को ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर भी देख ले। तो अगर मैं बात करूं साबुन की, तो साबुन और अपमार्जक दोनों ही मिसेल बनाकर कपड़ों की सफाई करते हैं। फिर बात करें हम, सर्वप्रथम सोडियम स्टेरिएट जैसे साबुन के अणुओं का क्या होता है, जल में आयनन होता है। जब साबुन को जल के अंदर रगड़ा जाता है कपड़ों पर, तो जल के साथ जब इसका संपर्क होता है तो जो सोडियम आयन है या सोडियम के जो अणु है, उन सोडियम के अणुओं का जल में क्या होता है, आयनन होता है। कैसे, कुछ इस तरह। ये देखो, ये सोडियम स्टेरिएट है या साबुन है। जब इसको जल के अंदर घोला जाएगा तो ये दो भागों में बट जाएगा, एक C17H35 COO- और एक Na+। अब यहां पर जो ये C17H35 है उसको हम R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो RCOONA ये साबुन है, तो इसको जब जल के अंदर घोला जाएगा तो ये दो भागों में बट जाएगा, RCOO- और Na+। अब जो ये RCOO- वाला भाग है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। RCOO- इसको दो भागों में, एक ये R वाला भाग जो कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और एक COO- वाला भाग। तो इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को हम यहां पर इस जिग-जैग आकार से दर्शा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा भाग है COO-। तो इस R वाले भाग को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन भाग, और ये कैसा होगा, जल विरोधी, यानी ये जल के अंदर नहीं घुलेगा लेकिन तेल के अंदर या चिकनाई के अंदर घुलेगा। वही दूसरा भाग है COO-, इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय भाग, और ये कैसा होगा, जल स्नेही, यानी ये जल के अंदर घुलेगा लेकिन तेल के अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे हम बात करते हैं, ये दोनों भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग सदैव जल के अंदर, और ऋणावेशित ध्रुवीय भाग का जो सिरा है वो सदैव जल से बाहर की ओर रहता है, यानी उस तेल की बूंद से बाहर की ओर रहता है। कि जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो जल के अंदर क्या घुलनशील है, तो वो तो जल के तेल की बूंद के अंदर की ओर रहेगा, और जो ध्रुवीय भाग है वो उस तेल की बूंद से बाहर रहेगा, क्योंकि वो जल के अंदर क्या है, वो जल के अंदर स्नेही है यानी घुलनशील है, तेल के अंदर घुलनशील नहीं है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिसेल कहते हैं। देखो यहां पर मैंने चित्र के जरिए समझाया है। जैसे ये तेल की बूंदे, ठीक है, तेल की बूंदे जब इसके चारों ओर साबुन को रगड़ा जाएगा तो यहां पर देखो जो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, या हाइड्रोकार्बन वाला भाग इस तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा भाग है, ये जल स्नेही भाग था, सॉरी जल विरोधी भाग था। तो जल विरोधी भाग तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेगा और उस जल की बूंद के अंदर घुलने का प्रयास करेगा ताकि उस जल की बूंद को कपड़े से बाहर निकाल सके। वही जो ध्रुवीय भाग है वो बाहर रहेगा, ठीक है, और उस जल की बूंद, उस तेल की बूंद को क्या करेगा, उस कपड़े में से बाहर खींचने का काम करेगा। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो क्या कहलाती है, वो मिसेल कहलाती है। अब ये काम कैसे करता है वो देखो।
मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाए हैं और चित्र के जरिए आपको अच्छे से समझाया है। देखो सबसे पहला, जैसे ये कपड़ा है और इसके ऊपर ये कोई दाग लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इसके ऊपर साबुन को रगड़ेंगे तो होगा क्या कि ये साबुन की जो कण है वो साबुन के कणों का क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा और कुछ इस तरह मिसेल बनाकर वो इस तेल की बूंद को घेर लेंगे, जिसमें जल विरागी भाग क्या होगा, जल विरागी भाग अंदर की ओर और जल रागी भाग बाहर की ओर, ठीक है। क्योंकि जल विरागी भाग का मतलब है आर वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, और जल रागी का मतलब है जो COO- वाला ध्रुवीय भाग था वो, ठीक है। तो हम बात करें कि अधिकांश जो गंदगी है या तेल की बूंद है या चिकनाई है आदि वो जल के अंदर क्या होती है, अघुलनशील होती है, परंतु हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, घुलनशील होती है। इसी कारण से जब हम इस तेल की बूंद के ऊपर साबुन को रगड़ेंगे तो क्या होगा, मिसेल का निर्माण होगा और ये तेल की बूंद है, इस तेल की बूंद को ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग चारों तरफ से घेर लेगा और ये तेल की बूंद क्या होगी, इस हाइड्रोकार्बन वाले भाग में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, ठीक है। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों ओर साबुन के अणु क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। फिर इसमें जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग है वो चिकनाई को क्या करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि जो तेल की बूंद है वो हाइड्रोकार्बन भाग में क्या हो जाएगी, घुलनशील हो जाएगी। और जो जल स्नेही भाग है, जो ध्रुवीय भाग है, वो बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है, जो हाइड्रोकार्बन द्वारा जो तेल की बूंद को घुला गया है उस तेल की बूंद को उस जल के अंदर बाहर लाने का कार्य करेगा और चिकनाई को चारों ओर से घेर कर क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं। और जब तेल की बूंद उसके अंदर घुल जाएगी तो जो ध्रुवीय भाग है वो ध्रुवीय भाग उस तेल की बूंद या गंदगी को उस जल में यानी उस कपड़े से बाहर उस बाहरी जल में लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और इस प्रकार वो गंदगी, ठीक है, जैसा आपको देखो चित्र में दिख रहा है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है जब इसके अंदर घुल जाएगा, ठीक है, तो ये जो तेल की बूंद है जो बाहर का ध्रुवीय भाग है उस तेल की बूंद को क्या करेगा, उस कपड़े से बाहर जल में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब गंदगी कपड़े से बाहर जल में आ जाएगी तो जब हम कपड़े को 3 से 4 बार जल के अंदर से निकालेंगे तो वो गंदगी जल के अंदर रह जाएगी और कपड़े से दूर हो जाएगी और हमारा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप चैप्टर की व्याख्या का चौथा पार्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझाया है। तो आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो मेरी इस मेहनत के लिए आप लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। इस चैप्टर के नोट्स आपको मेरी इस वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।